नमस्कार। आज हम भारत में शिक्षा के एक बहुत अहम पहलू पर बात करेंगे। ये है छात्रों का सफर, मतलब जन्म से लेकर पढ़ाई के सबसे ऊंचे लेवल पीएचडी तक। हाँ, और हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, विश्लेषण है। बिल्कुल, जो ये दिखाते हैं कि इस पूरे रास्ते में कितने छात्र आगे बढ़ पाते हैं और कितने, आप कह सकते हैं, पीछे छूट जाते हैं। सही कहा। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा रास्ता दिखता कैसा है। स्कूल कितने बच्चे पूरा करते हैं, उनमें से फिर कॉलेज कितने पहुंचते हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से पड़ाव हैं जहां सबसे ज्यादा गिरावट आती है, जहां बच्चे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। सही कहा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं जरा और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताते हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो मुझे तो थोड़ा चौंका गया। एक अनुमान है कि अगर किसी एक साल में भारत में करीब 2.3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, हाँ, रफली इतना ही होता है सालाना, तो उनमें से सिर्फ लगभग 1.25 लाख के आसपास ही पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। 1.25 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ में से, ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है ना? ये तो मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट है। आखिर इस सफर में होता क्या है, कहाँ जाते हैं बाकी सब? आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले स्कूल के सालों पर नजर डालते हैं, खासकर क्लास 10 पर। एक बड़ा पड़ाव माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक सोर्स तो ये कहता है कि सारे बोर्ड्स मिला के, मतलब स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सब हर साल लगभग 13.5 करोड़ छात्र 10वीं पास करते हैं। 13.5 करोड़? हाँ, ये संख्या तो मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मतलब देश में सालाना जितने बच्चे जन्म लेते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा 10वीं पास कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए, ये आंकड़ा पहली नजर में जरूर चौंकाता है और शायद थोड़ा भ्रामक भी है। हो सकता है इसमें वो छात्र भी गिने जा रहे हों जो कई बार में पास होते हैं या फिर ओपन स्कूलिंग वगैरह से आते हैं। अच्छा, ये हो सकता है। लेकिन इस बड़ी संख्या से ज्यादा जरूरी ये देखना है कि अलग अलग बोर्ड्स में असल तस्वीर क्या है। अगर हम सिर्फ मान लीजिए 2025 के ताजा पास होने वाले छात्रों का अनुमान देखें, हाँ, वो क्या कहता है? तो सीबीएसई से करीब 22 लाख छात्र पास हुए। यहाँ पास रेट काफी अच्छा है, करीब 94%। ठीक है। आईसीएसई से लगभग 2.5 लाख पास हुए और यहाँ पास रेट तो और भी बेहतर है, करीब 99%। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है राज्य बोर्ड्स का, जहां से अनुमानित 1.1 करोड़ छात्र पास होते हैं। ओहो, 11 मिलियन! तो ये जो 13.5 करोड़ वाला आंकड़ा था, उसका बड़ा हिस्सा असल में राज्य बोर्ड से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, मुख्य रूप से वहीं से। अच्छा, तो ये हुई 10वीं की बात। अब जरा 12वीं कक्षा को देखते हैं। यहाँ आंकड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ कहा जा रहा है कि हर साल लगभग 1.45 करोड़ छात्र पास होते हैं। हाँ, 1.45 करोड़ ना पड़ेगा। मतलब 10वीं में हमने कहा 13.5 करोड़ पास हुए, हालांकि उसमें कुछ सवाल थे। लेकिन अगर हम सिर्फ ताज़ा पास होने वाले 1.1 करोड़ राज्य बोर्ड और बाकी सीबीएसई, आईसीएसई लगभग 25 लाख को भी जोड़ें तो भी 1.25 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। और 12वीं में सिर्फ 1.45 करोड़। हाँ, ये पॉइंट है। ये तो जमीन आसमान का अंतर लग रहा है। अगर हम उस 13.5 करोड़ वाले फिगर को लें, तब तो मतलब 10वीं पास करने वालों में से 10 में से करीब 9 छात्र 12वीं तक पहुंच ही नहीं रहे। ये गिरावट तो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, अगर वो 13.5 करोड़ वाला आंकड़ा सही माने तो गिरावट बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक साल के पास होने वालों को देखें, जैसे 1.1 करोड़ राज्य बोर्ड प्लस 25 लाख सीबीएसई, आईसीएसई, तो भी 1.25 करोड़ 10वीं पास और 1.5 करोड़ के आसपास 12वीं पास। ये आंकड़े थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन जो एक बहुत साफ है वो ये कि 10वीं और 12वीं के बीच एक बड़ी संख्या में छात्र सिस्टम से बाहर होते हैं। हाँ, ये गिरावट तो है। इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल, ये आंकड़ा हमारी शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाता है। 10वीं और 12वीं के बीच ये भारी गिरावट क्यों आती है? देखिए, स्रोतों में इसके कई कारण बताए गए हैं। सबसे प्रमुख कारण तो है ड्रॉप आउट, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना। ड्रॉप आउट रेट कितना है लगभग? राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2021-22 में 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने की दर करीब 20.6% थी। यानी हर 5 में से एक बच्चा? हाँ, हालांकि ये पहले से कम हुई है, जो एक अच्छी बात है। 2018-19 में ये 28.4% थी, तो कुछ सुधार तो है। लेकिन फिर भी 20% तो बहुत ज्यादा है। और आपने कहा था कुछ राज्यों में तो हालत और भी खराब है। हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय औसत पूरी कहानी नहीं बताता। कुछ राज्यों में ये औसत से कहीं ज्यादा है,
जैसे उड़ीसा की बात करें, वहां ड्रॉप आउट रेट लगभग 50% बताया गया है। 50%? मतलब 10वीं के बाद आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं? हाँ, ये आंकड़ा यही दिखाता है। बिहार में भी ये करीब 42% है। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय असमानताएं कितनी ज्यादा हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या सिर्फ ड्रॉप आउट ही कारण है या और भी वजहें हैं इसके पीछे? देखिए, ड्रॉप आउट सबसे बड़ा कारण है, लेकिन अकेला नहीं। और भी कई वजह हैं। जैसे बहुत से छात्र 10वीं के बाद परंपरागत 11वीं-12वीं की पढ़ाई नहीं चुनते। वो व्यावसायिक या स्किल आधारित कोर्स में चले जाते हैं। जैसे आईटीआई या पॉलिटेक्निक? हाँ, बिल्कुल। आईटीआई, पॉलिटेक्निक वगैरह। ये भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। फिर तीसरा, आर्थिक मजबूरियां। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पैसे की कमी? हाँ, कई परिवारों में बच्चों को, खासकर लड़कों को, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू करना पड़ता है, ताकि वो घर चला सकें, परिवार का सहारा बन सकें। यानी पेट पालने की जरूरत पढ़ाई पर भारी पड़ जाती है। दुखद है ये। कई मामलों में हाँ, ये सच्चाई है। इसके अलावा शिक्षा की क्वालिटी और पहुंच में भी फर्क है। गांव और शहर के स्कूलों की सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। फिर कुछ छात्रों को 11वीं-12वीं के विषय, खासकर साइंस और मैथ्स, बहुत मुश्किल लगते हैं। वो हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। और लैंगिक असमानता भी अभी एक मुद्दा है। लड़कियों की पढ़ाई कई बार सामाजिक दबाव या जल्दी शादी की वजह से रुक जाती है। और आखिर में कुछ बच्चे काम की तलाश में शहरों की तरफ चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर वो बड़ी गिरावट पैदा करती हैं। समझ गए। तो ये तो हुई ड्रॉप आउट और दूसरी वजहों की बात। लेकिन जो छात्र सिस्टम में बने रहते हैं, उनका क्या? आपने रिटेंशन रेट की बात की थी, यानी 10वीं पास करने वाले कितने छात्र उसी बोर्ड में टिके रहकर 12वीं तक पहुंचते हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, रिटेंशन रेट। और ये बोर्ड के हिसाब से देखने पर तस्वीर और भी साफ और कह सकते हैं चिंताजनक हो जाती है। रिटेंशन रेट का सीधा मतलब है, अगर 100 छात्रों ने एक बोर्ड से 10वीं पास की, तो उनमें से कितने उसी बोर्ड से 12वीं पास करते हैं। तो क्या है आंकड़े? देखिए, सीबीएसई में ये रेट करीब 67.3% है। मतलब 100 में से लगभग 67 छात्र 12वीं तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। हाँ, ये ठीक ठाक कहा जा सकता है। आईसीएसई में ये लगभग 100% है। वो छोटा समूह है, ज्यादातर छात्र आगे बढ़ते ही हैं। ओके। लेकिन अब देखिए राज्य बोर्ड्स को, जहां सबसे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। यहाँ रिटेंशन रेट सिर्फ 11.6% है। क्या? सिर्फ 11.6%? मतलब राज्य बोर्ड से 10वीं पास करने वाले 100 बच्चों में से सिर्फ 11 या 12 ही 12वीं तक पहुंच पाते? हाँ, ये तो वाकई चौंकाने वाला है, खासकर जब हमने देखा कि सबसे ज्यादा छात्र, करीब 1.1 करोड़, राज्य बोर्ड से ही 10वीं पास करते हैं। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जहां छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी राज्य बोर्ड्स में, वहीं सिस्टम में टिके रहने की दर सबसे कम है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्कूलों की गुणवत्ता, संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, या फिर छात्रों की अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, जो उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करती हो। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम सभी बोर्ड्स का औसत निकालें, तो राष्ट्रीय रिटेंशन रेट सिर्फ 10.8% आता है। 10%? हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि 10वीं से 12वीं का सफर कितना कठिन है, खासकर राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए। तो स्कूल के लल पर एक बहुत बड़ी छटनी हो जाती है, एक फिल्टर लग जाता है। अब जो छात्र इस मुश्किल पड़ाव को पार कर लेते हैं, यानी 12वीं पास कर लेते हैं, उनमें से कितनों के लिए कॉलेज के दरवाजे खुलते हैं? यहाँ हायर एजुकेशन के आंकड़े क्या कहते हैं? एक टर्म मैंने सुना है, सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। ये क्या चीज है? GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये हायर एजुकेशन में भागीदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। ये बताता है कि कॉलेज जाने की उम्र वाले जो युवा हैं, आमतौर पर 18 से 23 साल के, उनमें से कितने प्रतिशत असल में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, मतलब नामांकित हैं। अच्छा, तो भारत का GER कितना है? भारत में उच्च शिक्षा के लिए GER आंकड़ों के अनुसार लगभग 28.4% है। 28? सिर्फ 28.4%? इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं पास करने वाले 100 छात्रों में से सिर्फ 28 या 29 ही आगे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। मतलब 70 से ज्यादा बच्चे या युवा कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ये तो स्कूल के बाद एक और बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, ये शिक्षा के सफर का एक और अहम मोड़ है, जहां संख्या तेजी से कम होती है। और यहां भी राज्यों के बीच बहुत अंतर है। अच्छा, जैसे तमिलनाडु में GER राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, लगभग 47%। ओहो, काफी अच्छा है। हाँ,
वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ये करीब 24% है और झारखंड में तो सिर्फ 19% के आसपास है। 19%। हाँ, ये दिखाता है कि हायर एजुकेशन तक पहुंच देश के अलग-अलग हिस्सों में कितनी अलग है। क्षेत्रीय असमानता बहुत साफ दिखती है और इसका मतलब ये भी है कि देश की वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा मतलब 70% से ज्यादा युवा बिना किसी कॉलेज डिग्री के ही तैयार हो रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, तो जो छात्र कॉलेज पहुंचते हैं उनमें से ग्रेजुएशन पूरा करने वालों की तस्वीर कैसी है? कौन सी डिग्रियां सबसे आम हैं? हमारे पास शायद AISHE के आंकड़े हैं इसके लिए। हाँ, AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के आंकड़े हैं। राइट। वो बताते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर क्या रुझान है। सालाना जो छात्र ग्रेजुएट होते हैं, हाँ, उसमें सबसे बड़ा समूह अब भी आर्ट्स का है, BA वाले। करीब 24 लाख छात्र हर साल BA करते हैं। ये कुल ग्रेजुएट्स का लगभग 31% है। अच्छा, सबसे ज्यादा आर्ट्स में। फिर दूसरे नंबर पर साइंस है, BSc, करीब 12 लाख छात्र, ये हुआ करीब 15.4%। ठीक है। तीसरे पर कॉमर्स है, BCom, करीब 11 लाख छात्र यानी 14.5%। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तीनों मिला के ही बड़ा हिस्सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी पीछे नहीं है। यहाँ से भी करीब 11 लाख छात्र, लगभग 10.7% स्नातक होते हैं। कुछ अनुमान इसे 15 लाख तक भी बताते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है इंजीनियर्स की भी। हाँ, इंजीनियर्स तो बहुत निकलते हैं हर साल। और मेडिकल डॉक्टर्स कितने बनते हैं? मेडिकल यानी MBBS से हर साल करीब 1 लाख डॉक्टर बन के निकलते हैं। 1 लाख डॉक्टर। हाँ। ठीक है, तो ये हुई ग्रेजुएशन की कहानी। पारंपरिक धाराएं अब भी मजबूत है, लेकिन इंजीनियरिंग भी काफी बड़ा हिस्सा है। अच्छा, ग्रेजुएशन तो हो गया, इसके बाद कितने लोग आगे की पढ़ाई करते हैं? मास्टर्स यानी परास्नातक। ग्रेजुएशन के बाद ये फनल, ये कीप और संकरी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 7 लाख छात्र ही मास्टर्स डिग्री पूरी करते हैं। सिर्फ 7 लाख? ग्रेजुएशन करने वाले लाखों में थे और मास्टर सिर्फ 7 लाख? हाँ, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा MA या सामाजिक विज्ञान का है, लगभग 41%। ओके। और एक दिलचस्प बात यहाँ ये है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था थोड़ा, कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा है। कुल PG छात्रों में करीब 55.4% महिलाएं हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हायर लेवल पर लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। ये वाकई एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हाँ, ये उच्च शिक्षा में एक सकारात्मक बदलाव है, खासकर जब हम स्कूल स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट की बात कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, और अब आते हैं शिक्षा के शिखर पर, PhD। यहाँ तक कितने मुसाफिर पहुंच पाते हैं इस लंबे सफर के? PhD तक पहुंचने वालों की संख्या वो बहुत कम हो जाती है। 2021-22 में पूरे देश में लगभग 2 लाख छात्र PhD में एनरोल्ड थे। 2 लाख इनरोल्ड, पास होने वाले नहीं? नहीं, एनरोल्ड, जो कर रहे थे। ये कुल उच्च शिक्षा में जितने भी छात्र नामांकित हैं, उनका सिर्फ आधा प्रतिशत यानी 0.5% है। आधा %? बस? हाँ, हालांकि अच्छी खबर यह है कि PhD करने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2014-15 की तुलना में PhD नामांकन में करीब 81% की बढ़ोतरी हुई है। ना हो गया है तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बेस अभी भी बहुत छोटा है। और PhD में कौन से सब्जेक्ट्स पॉपुलर हैं? साइंस और इंजीनियरिंग, ये PhD के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। तो हमने अलग-अलग पड़ावों के आंकड़े देखे, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD। लेकिन ये सब टुकड़े-टुकड़े में है। इन बिखरे हुए आंकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का कोई और तरीका है? आपने कोहर्ट एनालिसिस का जिक्र किया था, ये क्या है और इससे हमें क्या पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक हमने जो आंकड़े देखे, जैसे सालाना कितने पास हुए, वो अलग अलग सालों में जन्मे बच्चों का एक तरह से मिश्रण होते हैं। अच्छा। इससे ये ठीक अंदाजा नहीं लगता कि अगर 100 बच्चे एक साथ स्कूल जाना शुरू करें तो उनमें से असल में कितने PhD तक पहुंचेंगे। कोहर्ट एनालिसिस यही करता है। ये एक ही साल में जन्मे बच्चों का एक समूह, एक कोहर्ट लेता है और फिर ट्रैक करता है कि शिक्षा के हर पड़ाव को उस खास समूह के कितने प्रतिशत बच्चे पार कर पाते हैं। ओह, अच्छा। तो ये एक तरह से एक बैच का पूरा सफर दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सिस्टम के वास्तविक प्रवाह या कह लीजिए फिल्टरिंग को दिखाता है। ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है इससे। तो फिर ये हमारे शुरू वाले 2.3 करोड़ बच्चों के समूह की कहानी बताएगा। हाँ, चलिए काल्पनिक उदाहरण लेते हैं उसी से। मान लीजिए 2024 में 2.3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। यह है हमारा 100% का बेस। ठीक है। अब अगर हम उन पर वो अनुमानित प्रतिशत लागू करें जो हमने स्रोतों से देखे हैं, तो उनका सफर कुछ ऐसा दिख सकता है।
मोटे तौर पर। 2.3 करोड़, ये हुए 100%। शायद 5% प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचे 2.18 करोड़ यानी 95%। ओके। 10वीं कक्षा पास करने तक ये संख्या घटकर लगभग 60% रह जाती है, यानी करीब 1.38 करोड़। ये सभी बोर्ड्स मिलाकर औसत है। 60%, मतलब 40% 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाते। हाँ, फिर 12वीं पास करने तक ये और घटकर लगभग 45% रह जाती है, यानी 1.035 करोड़। 45%, 10वीं से 12वीं के बीच 15% की और गिरावट। सही। और फिर आता है बड़ा जंप। ग्रेजुएशन यूजी की शुरुआत करने तक ये संख्या सिर्फ 10% रह जाती है, यानी 30 लाख। सिर्फ 10%, 45% से सीधे 10%, 12वीं के बाद इतनी बड़ी गिरावट। हाँ, ये हायर एजुकेशन का GER वाला आंकड़ा यहीं रिफ्लेक्ट होता है। फिर मास्टर्स पीजी तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 5% रह जाते हैं, यानी 11.5 लाख। 5%। और आखिर में पीएचडी तक पहुंचने वाले उस मूल 2.3 करोड़ के समूह के सिर्फ 0.5% होते हैं, यानी 1.15 लाख। आधा %। ये कोहॉर्ट विश्लेषण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की वो फनल या छलनी वाली बात को एकदम साफ कर देता है। हाँ, बिल्कुल। 2.3 करोड़ से शुरुआत और उसी समूह के सिर्फ 1.25 लाख बच्चों का पीएचडी तक पहुंचना, ये सफर कितना मुश्किल है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और हाँ, ये भी समझाता है कि वो सालाना 13.5 करोड़ 10वीं पास का आंकड़ा क्यों इतना बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो कई अलग-अलग सालों के कोहोर्ट्स का जमावड़ा था। सही पकड़ा। जबकि एक कोहोर्ट का वास्तविक सफर कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो आज हमने आंकड़ों के आईने में भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्रों के इस सफर को देखा। कहानी शुरू होती है करोड़ों से, लेकिन 10वीं के बाद और फिर 12वीं के बाद संख्या बहुत तेजी से घटती है। उच्च शिक्षा, खासकर मास्टर्स और पीएचडी तक का रास्ता तो बहुत ही कम छात्र तय कर पाते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि अलग-अलग बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड्स के छात्रों के सफर में कितना ज्यादा फर्क है और कैसे अलग-अलग राज्यों में हायर एजुकेशन तक पहुंच में भी जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये असमानताएं बहुत साफ है। और उस कोहॉर्ट विश्लेषण ने तो एक सीधी सपाट तस्वीर दे दी। शायद हर 100 बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें से मुश्किल से 60 10वीं तक, 45 12वीं तक, सिर्फ 10 ग्रेजुएशन तक, 5 मास्टर्स तक और 1 से भी कम पीएचडी तक पहुंचते हैं। हाँ, ये एक सोबरिंग रियलिटी है। और इन सब आंकड़ों को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करते हैं। क्या सवाल? देखिए, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या करोड़ों छात्र 10वीं या 12वीं के बाद इस फॉर्मल एकेडमिक रास्ते से बाहर हो जाते हैं। आंकड़े हमें बताते हैं कि वे कहाँ रुकते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स बताते हैं, रिटेंशन रेट्स बताते हैं। हाँ, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आगे क्या है जो इस अकादमिक रेस में पीएचडी तक नहीं पहुंचते। और वो तो साफ तौर पे बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी हैं। उनके लिए कौन से अवसर हैं, कौन से स्किल्स जरूरी हैं, कौन से वैकल्पिक रास्ते महत्वपूर्ण हैं? क्या हमारा सिस्टम उन्हें जीवन की अगली चुनौतियों के लिए, रोजगार के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये महज आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है। यह हमारे समाज और हमारे देश के भविष्य से जुड़ा एक गहरा सवाल है, जिस पर लगातार सोचने और शायद काम करने की जरूरत है।